यस, लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। अभी ब्रेक के बाद मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, और कल के लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। आई विल बी कंप्लीटिंग क्वेश्चन 13, पैरा 6E एंड डिस्क्लोजर। सो इन टुमारोज लेक्चर वी विल बी कंप्लीटिंग द टॉपिक। लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। XYZ Limited has undertaken a प्रॉफिट नहीं है, प्रोजेक्ट फॉर एक्सपांशन है। has undertaken a project for expansion of capacity, that is expansion of factory, as per the following details. As per the following details, ये एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर का डिटेल्स दिया है, प्लान्ड एंड एक्चुअल, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वहाँ पे एक्चुअल लेने का, एस्टिमेटेड नहीं लेने का, और जहाँ पे एक्चुअल नहीं है वहाँ पे एस्टिमेटेड लेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देख लो। अप्रैल में एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगा 2 लाख और यहाँ पे लगा 3 लाख, और यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगा ही नहीं। नो एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अच्छा, उसके बाद में भी लगा, इसका मतलब है ये 2 महीने में खाली एस्टीमेट तो किया था लेकिन एक्सपेंडिचर लगा ही नहीं, नहीं लगा तो लेने का ही नहीं। उसके बाद में भी अगर एस्टिमेटेड ही होता तो हम लोग ये समझते कि अप्रैल और मई में काम चला, आगे का एस्टिमेशन है, लेकिन उसके आगे भी एक्चुअल दे रखा है। सो यहाँ पे प्लान तो किया था बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर नहीं हुआ, तो मतलब बोरिंग्स यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, देख लो आगे क्या दिया हुआ है। द कंपनी पेड टू इट्स बैंकर्स 12% इंटरेस्ट बीइंग डेबिटेड ऑन मंथली बेसिस। अगर 12% पर एनम रेट है तो मंथली इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा 1%, मंथली बोला है ना, मंथली बेसिस। ड्यूरिंग हाफ ईयर कंपनी हैड ₹10 lakhs ओवरड्राफ्ट अप टू 31 जुलाई। ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी हैड 10 lakhs का ओवरड्राफ्ट अप टू 31 जुलाई। सरप्लस कैश इन अगस्त and again overdraft of 10 lakhs from 1st September. The company had a strike during June and could not contribute anything to the work in this month. Work was again commenced on 1st July and all works were completed on 30th September. Assume expenditure were incurred on first day of each month. Calculate interest to be capitalized and give reasons wherever necessary. ये प्रॉब्लम पूरा पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही प्रेजेंटेशन में आएगा। ये जो एक क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन दिया था ना इस टाइप का, क्योंकि मंथली है ना, ऐसा ही प्रेजेंटेशन देता हूँ। राइट, क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। स्टेटमेंट शोइंग cost and borrowing cost. Cost and borrowing cost on qualifying asset. कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट। अपने को कितने मंथ्स का डिटेल्स दे रखा है? 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। टोटल 7 महीने का है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो अपने को बनाना पड़ेगा
अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ, ये 3 और ये 3, टोटल 6 महीने का बनाना पड़ेगा ना। राइट पर्टिकुलर्स, ओपनिंग बैलेंस प्लस एक्सपेंडिचर, प्लस इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, प्लस इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, और फिर उसके बाद आएगा क्लोजिंग बैलेंस। एक लाइन छोड़ के लिख देना, वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए लाइन रखा हुआ। क्लोजिंग बैलेंस 6 कॉलम बनाना है अपने को, ड्रॉ 6 कॉलम्स। ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। पहले मैं सारे एक्सपेंडिचर्स लिख देता हूं। फर्स्ट आई विल राइट ऑल द एक्सपेंडिचर्स। अप्रैल में 2 लाख, मई में 3 लाख का एक्सपेंडिचर। आगे के लिए एक्चुअल दिया तो मैं प्लान्ड को नहीं लूंगा। अरे आगे भी एस्टिमेटेड ही देता तो मैं प्लान्ड को ले लेता। ये 2 महीने में कोई एक्सपेंडिचर लगा ही नहीं है। फिर 1 लाख एंड 7 लाख। $1 lakh and 7 lakhs. Regarding the information given, अब नीचे पढ़ते जाएंगे और इफेक्ट देते जाएंगे। नीचे बोला है कंपनी पे company to pay bankers interest at the rate of 12% and interest is debited on monthly basis। का मतलब है 12% अगर पर एनम की रेट है तो 1% पर मंथ की रेट हो गई, 1% पर मंथ। during first half of the year, during the half year company had rupees 10 lakhs overdraft up to 31st जुलाई। 31 जुलाई तक कंपनी के पास 10 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी, लेकिन कंपनी ने यूज 10 लाख थोड़ी किया, अप्रैल मंथ में 2 लाख रुपया यूज किया। तो तुमको सबको मालूम है जितना पैसा यूज होगा इंटरेस्ट उसी पे आएगा। सो अप्रैल महीने में ये जो एक्सपेंडिचर लगा आउट ऑफ बोरोइंग्स, ओवरड्राफ्ट लिमिट तो 10 लाख की है लेकिन मैंने 2 लाख रुपया यूज किया, तो अनयूटिलाइज फंड्स पे थोड़ी इंटरेस्ट लगता है। ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, लिमिट लेके रखी है। यहाँ पे 2 लाख रुपया ही यूज किया और ये अगले महीने में और 3 लाख का मतलब है 5 लाख रुपया यूज हो गया। 2 लाख पहले महीने का और 3 लाख और। तो अप्रैल और मई मंथ में, अप्रैल मंथ में सिर्फ 2 लाख पे इंटरेस्ट और मई मंथ में 5 लाख पे इंटरेस्ट। सो 2 लाख का 1% विल बी 2000 एंड यहाँ पे इट इज 5000। मैं एक नोट लिखा देता हूँ, लिमिट भले ही होगी तुम्हारे पास 10 लाख की, लेकिन तुम जितना ओवरड्राफ्ट जितना विड्रॉ करोगे इंटरेस्ट उसी पे लगेगा, ये तो सबको मालूम है। सो लिखो नंबर 1, नोट नंबर 1, इन अप्रैल एंड मई
in April and May, overdraft to the extent of rupees 5 lakhs. Overdraft to the extent of rupees 5 lakhs is used. Overdraft to the extent of rupees 5 lakhs is used. So interest will be capitalized. So interest will be capitalized on actual amount used. So interest will be capitalized on actual amount used on and not on So interest will be capitalized on actual amount used and not on entire overdraft limit. And not on entire overdraft limit of rupees 10 lakhs. तो देखो पहले महीने में अप्रैल महीने में सिर्फ 2 लाख रुपया यूज हुआ है तो 2 लाख का 1% 2000 हमने कैपिटलाइज कर दिया और अगले महीने में 2 लाख तो यूज हुआ ही था और 3 लाख रुपया यूज हुआ क्योंकि 3 लाख और एक्सपेंडिचर हुआ तो 5 लाख यूज हो गया। हाँ अब क्या है ये जून और जुलाई महीने में ना आगे क्या बोला हुआ है सरप्लस कैश इन अगस्त में अपने पास सरप्लस कैश है तो अगस्त के पहले जून और जुलाई आता है ना। सी जून और जुलाई मंथ में है ना जून मंथ में हम लोग ने कोई खर्चा किया ही नहीं। देख लो ना जून मंथ में कोई खर्चा किया है क्या पहले जून मंथ में देयर इज नो एक्सपेंडिचर। क्यों एक्सपेंडिचर नहीं किया ना उसका रीज़न भी है। एक तो अगस्त में तो सरप्लस है एंड अगेन ओवरड्राफ्ट ऑफ 10 lakhs ओवरड्राफ्ट ऑफ ओवर 10 lakhs सितंबर से हुआ है। लेकिन क्या है ना जून महीने में क्या हुआ था देखो जून महीने में कुछ खास हो गया था। द कंपनी हैड अ स्ट्राइक ड्यूरिंग जून एंड हिंस कुड नॉट कंटिन्यू द वर्क ड्यूरिंग जून। अरे जून महीने में स्ट्राइक लगी तो इसका मतलब है जून महीने में इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हुआ है क्योंकि वो जो 5 लाख रुपया यूज हुआ था ओवरड्राफ्ट वो हम लोग ने अकाउंट को विड्रॉ कर रखा है। तो जून महीने में 1% इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हुआ है 5 lakhs का 1% जून मंथ का। लेकिन ये इंटरेस्ट जाएगा पीएनएल में। अरे ये इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा क्योंकि वर्क लेबर स्ट्राइक की वजह से काम अगर रुकता है तो ये एबनॉर्मल रीजन है। सो ये इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट तो हुआ है मैंने इसलिए यहाँ पे लिख के पीएनएल लिख दिया कि तुम लोग ये मत सोचना कि इंटरेस्ट हम लोग नहीं दे रहे। और इस पे नोट भी लिखा देता हूं यहाँ पे नोट लिख दोगे इन जून देयर वाज अ स्ट्राइक ड्यू टू विच In June, there was a strike, and due to which no work was done. This is considered as suspension period. Yes, this is considered as suspension period and interest cost will not be capitalized.
and interest cost. Interest cost will not be capitalized. But written off to P&L statement. रिटर्न ऑफ टू P&L स्टेटमेंट. वो जो इंटरेस्ट है ना ऊपर लिख के तो रखा है, देखो 5000 का इंटरेस्ट आएगा, 5 lakhs का 1%. यहाँ पे एस्ट्रिक करो और वो एस्ट्रिक को इधर रिपीट कर दो, उसका एक्सप्लेनेशन इधर है, वहां पे कैलकुलेट करके भी क्यों नहीं लिखा. फिर उसके आगे क्या दिया है, वर्क वॉज अगेन कमेंस्ड इन जुलाई. जुलाई में वापस से काम तो शुरू हो गया, लेकिन जुलाई में कोई खर्चा नहीं लगा है. देखो इधर जुलाई में कोई एक्सपेंडिचर इनकर नहीं हुआ है. तो अगर काम फिर से शुरू हो गया तो अब इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा. काम फिर से शुरू हो गया तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, क्योंकि ओडी लिमिट तो यूज कर रखा है ना, रीपे थोड़ी किया है. पुराना जो ओडी है वो तो यूज करके रखा है. 5 lakhs इंटू 1%, मतलब अब 5000 का इंटरेस्ट फिर से कैपिटलाइज होगा. इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड अगेन. ठीक है ना. जो कैपिटलाइज हो रहा है वो उधर आ रहा है, ऊपर लिख रहे हैं हम लोग. फिर अगस्त के लिए बोला था, अगस्त में सरप्लस है अपने पास. ये देखो यहाँ पे बोला हुआ था सरप्लस कैश इन अगस्त. अगर अगस्त में सरप्लस कैश है मतलब ओडी यूज नहीं हुआ है. अगर सरप्लस कैश आ गया मतलब ओडी जो विड्रॉ किया था वो फिर से रीपे हो गया. अरे विड्रॉ किया तो वो फिर से रीपे हो गया, तो अगस्त मंथ में देयर विल बी नो इंटरेस्ट. अगस्त मंथ में देयर विल बी नो इंटरेस्ट. ये जो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, देयर विल बी नो इंटरेस्ट. ये ब्रैकेट को क्रॉस करो. अगस्त मंथ में कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा. इस पे एक नोट लिखा देता हूँ, इस पे भी. यहाँ पे भी 2 एस्ट्रिक करो और वो दोनों एस्ट्रिक को रिपीट करो. इन अगस्त वी हैव सरप्लस कैश. सरप्लस कैश का मतलब है पूरा ओडी जो 5 लाख का था, अगर सरप्लस पैसा आ जाता है तो ओडी रीपे हो जाता है और अपने पास अकाउंट में बैलेंस भी है, तो हम लोग हमारे पैसे से ही खर्चा कर लेंगे, ओडी यूज ही नहीं किया. इन August we have surplus cash. In August we have surplus cash, so borrowing was not utilized. So borrowings was not utilized. In August we have surplus cash, so borrowings was not utilized. Hence there is no question of capitalization. Hence there is no question of capitalization. ठीक है ना. कोई इंटरेस्ट ही नहीं तो क्या कैपिटलाइज करोगे. फिर आगे सितंबर से क्या बोला है, एंड अगेन ओवरड्राफ्ट ओवर 10 lakhs फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स. ओवर 10 lakhs उसका मतलब है उसके बाद तो अपने पास 10 लाख के ऊपर को ओवरड्राफ्ट का मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं मालूम है. तुम देखो यहाँ पे 7 लाख रुपया यूज हुआ है और इसके पहले 5 लाख रुपया यूज हो गया था. 5 लाख रुपया यूज हो गया था. जब सरप्लस आया था तब वो अकाउंट में 5 लाख रिपे करके पैसा था, तो ये 1 लाख रुपया तो उसमें से हमने खर्चा कर दिया था. लेकिन उसके बाद में ये 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख
ये 2 लैक्स प्लस 3 5 प्लस 1 6, ये 6 लैक्स। जब भी हम लोग ने ऐसी कहीं से अपने को पैसा आया होगा, मैं तुमको बताता हूँ, सपोज मेरे पास पैसा पड़ा है, मैंने ओवरड्राफ्ट कितना यूज़ कर लिया, मैं तुमको यहाँ पे ये समझाता हूँ। मैंने ओवरड्राफ्ट मेरे बैंक से मैंने कितना रुपया विड्रॉ कर लिया था, 2 लाख रुपया पहले विड्रॉ किया, ओडी लिमिट है 10 लाख की, फिर 3 लाख विड्रॉ किया, 5 लाख रुपया मैंने यूज़ कर लिया था, 5 लाख नेगेटिव चल रहा था, 5 लाख नेगेटिव चल रहा था। फिर कहीं से मेरा कोई डिपॉजिट आया होगा, चेक आया होगा, कितने का चेक आया मेरे डिपॉजिट का, लेट सपोज मेरे डिपॉजिट का चेक आ गया 12 लाख रुपया, कोई कस्टमर का 12 लाख रुपया आया, तो मेरे पास 7 लाख रुपया सरप्लस हो गया, 5 लाख रुपए का ओडी खत्म हो गया, 7 लाख का सरप्लस हो गया, और मैंने और 1 लाख रुपए का खर्चा किया। देखो कौन सा 1 लाख का, ये वाला, कि मैंने अगस्त मंथ में ना और 1 लाख का खर्चा किया था, तो ये 1 लाख का खर्चा किया, तो ये 7 लाख में से हुआ ना। फिर भी मेरे पास 6 लाख सरप्लस पड़ा था। लेकिन क्या ये जो 12 लाख रुपए का किसी का चेक आया था ना, जब वो डिपॉजिट हुआ तो सरप्लस हो गया, लेकिन मेरे को ये किसी को पेमेंट भी तो करना था 12 लाख रुपया। तो फिर बाद में ये 12 लाख रुपया मैंने जिसको पेमेंट करना था वो पेमेंट कर दिया। जैसे ही पेमेंट किया, फिर से मेरा अकाउंट है ना, फिर से मेरा अकाउंट जो 12 लाख आया था वो निकल गया। अरे फिर से मेरा अकाउंट जो 12 लाख आया था वो तो निकल गया, फिर से मेरा अकाउंट नेगेटिव में चला गया। कितने नेगेटिव में चला गया? 6 लैक्स नेगेटिव। और उसके ऊपर से हम लोग सितंबर मंथ में और 7 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं। सितंबर मंथ में और 7 लाख रुपए का खर्चा करने का मतलब है और ओडी लिमिट बढ़ेगी। और बोला ये सितंबर में 10 लाख नहीं, ओवर 10 लैक्स। ओवर 10 लैक्स का मतलब है 13 लाख की ओडी हमने यूज कर ली। जो सरप्लस आया था वो निकल गया, वो किसी को पेमेंट कर दिया हम लोग ने। कस्टमर से आया था, कोई सप्लायर को देना था, दे दिया हमने। और यहाँ पे कितना 13 लाख का ओडी जमा हो गया। तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो खाली 7 लैक्स पे नहीं, 13 लैक्स पे। 13 लैक्स का 1%। ये प्रॉब्लम वापस से देखना मेरा, ये जो लास्ट वाला पार्ट मैंने करा है, 13,000 का इंटरेस्ट। ये भी एक नोट लिख लो तुम। लिखो, इन सितंबर द एंटरप्राइज हैज बोरोड funds in excess of rupees 10 lakhs. In excess of rupees 10 lakhs. Full stop. Entire expenditure is financed by bank overdraft. Entire expenditure is financed by bank overdraft because surplus is wiped off. Because the surplus is wiped off. Surplus is wiped off in September month.
सरप्लस इज वाइप्ड ऑफ इन सितंबर मंथ। तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखने के लिए मैं तुमको बता देता हूं। पहले महीने में 2 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट यूज किया था, मतलब हमारा बैंक अकाउंट नेगेटिव 2 लाख चल रहा था। अगले महीने में 2 लाख प्लस 2 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख, तुम ये लिख लो, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये नोट खत्म हो गया, क्योंकि 2 लाख तो था ही और 3 लाख का खर्चा कर दिया तो 5 लाख नेगेटिव हो गया। जून महीने में नेगेटिव 5 लाख था, जून महीने में नेगेटिव 5 लाख था, लेकिन इसका इंटरेस्ट पीएनएल में गया था, याद करो। और जुलाई महीने में भी ये पैसा ऐसे ही नेगेटिव 5 लाख ही था, नेगेटिव 5 लाख ही था, लेकिन ये पैसा ये हमने कैपिटलाइज किया था। ऊपर कॉलम्स में देख लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जस्ट से फॉर एग्जांपल, जुलाई में एकदम से 12 लाख रुपए आ गया। कहीं से 12 लाख दिया नहीं है, मैं लिख रहा हूं, कहीं से 12 लाख रुपए आ गया, तो ये जो 5 लाख का ओवरड्राफ्ट था ये माइनस करके भी अपने पास 7 लाख सरप्लस बचा था। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 12 लाख नहीं, मैंने कोई भी है, मैं 14 लाख भी बोल सकता हूं, फिर वो 12 लाख मैं निकाल भी दूंगा। तो 7 लाख सरप्लस आया था, तो ये सरप्लस में से हमने 1 लाख का खर्चा किया, 1 लाख का खर्चा किया, और फिर भी अपने पास सरप्लस 6 लाख रुपया बचा था। 1 लाख रुपया खर्चा करके भी अपने पास 6 लाख रुपया सरप्लस बचा था। ये अगस्त मंथ था। ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, मेरे नोट पे मेरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि तुम बाद में मेरे को परेशान नहीं करो। फिर जैसे एक्स्ट्रा पैसा आया था ना, वैसे सितंबर मंथ में ये 12 लाख रुपए निकल गया, तो अपने पास 6 लाख रुपए सरप्लस बचा था, और हमने किसी को 12 लाख का पेमेंट कर दिया, तो अपना अकाउंट जो 12 लाख आया था वो निकल गया, सरप्लस निकल गया, तो अपना अकाउंट नेगेटिव, अपना ओवरड्राफ्ट नेगेटिव 6 लाख हो गया, और हमने 7 लाख का खर्चा कर दिया, तो हम लोगों का अकाउंट नेगेटिव 13 लाख हो गया सितंबर मंथ में। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है अपन लोग ने, ताकि ये इंटरेस्ट का चक्कर एकदम क्लियर हो जाए, इंटरेस्ट में हम लोग गड़बड़ नहीं करें। कि अप्रैल मंथ में हमने 2 लाख रुपए का ओडी यूज किया, यहाँ पे 2 लाख तो था ही और 3 लाख का, तो 5 लाख का ओडी यूज हो गया, यहाँ पे भी 5 लाख का ओडी यूज हुआ, यहाँ पे भी 5 लाख का ओडी रीपे थोड़ी किया, लेकिन यहाँ पे 12 लाख रुपए का कुछ डिपॉजिट आया था, तो 5 लाख का ओडी निकल के 7 लाख का बैलेंस बचा, और 1 लाख रुपए का खर्चा इसी में से कर लिया, तो ये महीने में इंटरेस्ट नहीं लगा, और इनफैक्ट 6 लाख सरप्लस बचा हुआ है। ये 6 लाख सरप्लस बचा था, लेकिन फिर वो जो 12 लाख आया था वो निकल गया, वो किसी को पेमेंट करना था, सरप्लस खत्म हो गया, जो सरप्लस आया था वो पूरा सरप्लस निकल गया, तो फिर अपना ओडी लिमिट हो गया 6 लाख, और 7 लाख का हमने खर्चा कर दिया, तो ओवर अबाउट 10 लाख हमने 13 लाख रुपया ओवरड्राफ्ट से यूज कर लिया। और प्रॉब्लम में बोला भी है, सितंबर में हम लोग ओवर 10 लाख यूज कर रहे हैं, हमारी ओवरड्राफ्ट लिमिट बढ़ गई। चलो ठीक है, ये मैंने समझा दिया, मेन काम यही था क्वेश्चन नंबर 13 में। अब तो क्या है, फर्स्ट मंथ में तो कोई ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं, 2,02,000 विल कम हियर, 2,02,000 प्लस 3 lakhs 5 lakhs to 5,07,000, 5,07,000 विल कम हियर। जून में स्ट्राइक हो गई तो कोई इंटरेस्ट पीएनएल में चला गया, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हुआ, तो वही 5,07,000 कंटिन्यू रहा, लेकिन फिर 5,07,000 के साथ आ गया 5,000, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज और हुआ है, तो 5,12,000 इज द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग।
अब 5,12,000 के साथ और 1 लाख का खर्चा हुआ है तो 6,12,000। इंटरेस्ट इसलिए कैपिटलाइज नहीं हुआ क्योंकि ये 1 लाख रुपए अपने पास सरप्लस पैसा पड़ा था उसमें से, वो महीने में हमने ओडी यूज़ नहीं किया। फिर 6,12,000 इधर आ गया प्लस 7 तो हो गया 13,12,000 और 13 हो गया ये 13,25,000। $13,25,000। चलो ये क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट जस्टिस दे दिया। मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करूंगा। अब आज समरी लेने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ आज क्वेश्चंस किए। देखो स्टार्ट टू एंड आज हम लोग खाली क्वेश्चंस ही करते जा रहे हैं, तो कोई समरी की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस की क्या समरी बनाऊं मैं, कॉन्सेप्ट्स की समरी होती है। इन टुमारोज लेक्चर आई एम कंप्लीटिंग क्वेश्चन 13 हम ख़त्म करेंगे, और उसके बाद में पैरा 6E दैट इज़ एक्सचेंज डिफरेंस पे जो बोरोइंग कॉस्ट आता है, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी लोन। मैंने सीए इंटर में भी करवाया था, लेकिन सीए इंटर का पार्ट छोटा था, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें भी एक्सटेंशन है, ज़्यादा डिटेल में है। सो पैरा 6E कंप्लीट करेंगे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वो कंप्लीट करेंगे, तो अपना टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट lecture definitely we are complete. चलो we will end up this lecture here.